नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय। आज ये क्लास संख्या 7 है और ये पद्मावती समय की अंतिम क्लास है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। सुरासान सुल्तान संधार मीरे बलश स्पोबल तेग अचूक तीर। देखिए ये युद्ध का वर्णन है। युद्ध में मोहम्मद गोरी, उसके जो साथी थे वो और पृथ्वीराज चौहान की सेना आमने सामने है, उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। सुरासान से तात्पर्य मैंने आपको पहले भी बताया था, खुरासान। खुरासान जगह का नाम है। खुरासान के सुल्तान, कंधार के मीर, बलख यानी बलख के, बलख भी कहा क्या है, स्थान का, जगह का नाम है। बलख के जो बलशाली, तेग यानी तलवार चलाने में, अचूक तीर चलाने में समर्थ योद्धा है। कहां के योद्धा का वर्णन किया गया है। स्पो का मतलब यहाँ क्या है, जो सैनिक है, सैनिक या योद्धा। तो खुरासान के, कंधार के, बलख के मीर सुल्तान या उनके साथ जो बल से युक्त सैनिक हैं वो कैसे हैं। तेग यानी तलवार चलाने में और अचूक तीर चलाने में पूर्णतः समर्थ है, यानी वो बहुत अच्छे लड़ाके हैं। रुहंगी फिरंगी हल्बी सामानी। रुहंगी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, तुर्की, जो तुर्की के, और फिरंगी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जो यूरोपियन है, यूरोपीय। हल्बी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, हल्ब भी क्या है, स्थान का नाम है। हल्ब समानी यानी समान। तुर्की, यूरोपियन और हल्ब के जैसे वीर सैनिक है, उनके समानी यानी उनके सम्मान, आत्म सम्मान रखने वाले योद्धा हैं। यानी इन सभी में जो खूबी और काबिलियत है, वो खूबी और काबिलियत खुरासान, कंधार और बलख के सैनिकों में भी है। ठट बलोच ढाल निशानी। ठट का मतलब क्या है, झुंड के झुंड। बलोच यानी बलूचिस्तान के। ढाल का मतलब क्या है, जो तलवार के साथ ढाल रखी जाती है, एक तरह से गोल होती है ढाल। और निशानी का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्वजाएं, अपने निशान, ध्वजाएं कह सकते हैं। यानी अपने देश का या अपने स्थान का, अपने राज्य का स्थान लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी उनके हाथों में ढाल है और अपने जिस देश से वे जुड़े हुए हैं, जिस राज्य से वो जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित ध्वजाएं अपने हाथ में लेकर वो सैनिक झुंड के रूप में, यानी झुंड, ठट यानी झुंड के झुंड आगे बढ़ रहे हैं। और ये कहाँ के हैं, बलोचिस्तान के ये सैनिक है। बलोच यानी बलोचिस्तान। मजारी चसी मुस जुम्बुक लारी। तो यहाँ पर सैनिकों की, वो सैनिक कैसे हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वो सैनिक कैसे हैं। मजारी चसी। मजारी से तात्पर्य क्या है, मजारी का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, बिल्ली के समान उनके। चशी का तात्पर्य क्या है, चक्षु यानी नेत्र हैं, आंखें हैं। मुख कैसा है, जम्बुक लारी। जम्बुक क्या होता है, गीदड़। जम्बुक कौन से जीव को कहा गया है, किसका पर्यायवाची है, ये गीदड़ का। और लारी क्या है, लोमड़ी, कि वो लोमड़ी के समान। देखिए इन जानवरों से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि इन सब की जो खूबी है वो इन सैनिकों में है। यानी देखने की शक्ति कैसी है, बिल्ली के समान है। बिल्ली दिन में जितना अच्छा देख पाती है, रात्रि में भी उतना ही अच्छा देख पाती है। बिल्ली के समान तेज उनकी आंखें हैं। मुख कैसा है, गीदड़ के समान और लोमड़ी के समान, अर्थात उनमें तेजी, चालाकी और अपने शत्रु को ढूंढने की जो शक्ति है वो इन सब जानवरों जैसी है। रात्रि के अंधकार में भी ये जानवर अपने शिकार को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। हजारी एके जोध भारी। हजारों योद्धा। यानी देखिए 2 बार यहाँ पर इस शब्द को लिया गया है, तो 2 तात्पर्य हम यहाँ पर लेंगे। एक तो है
एके यानी एक सैनिक 1000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है, जोध यानी योद्धा। दूसरा हम अभिप्राय यहां पर क्या लेंगे कि एक सैनिक 1000 सैनिकों पर भारी है। तो दो अभिप्राय लेने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार आ रहा है, यमक अलंकार आ रहा है। तो दो अभिप्राय यहां पर आप लिखेंगे कि एक सैनिक 1000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है, अर्थात वो कुशल योद्धा है, और एक सैनिक 1000 सैनिकों पर, शत्रु सेना पर भारी है, अर्थात वो उसमें कुशल योद्धा के सभी गुण उसमें मौजूद है। तिन सशर पीठ है जिन साल। तिन यानी उस पर यानी इतने सब तो उनमें गुण हैं ही, उसके साथ साथ उन पर, ये शशर होगा, शशर यानी खप्पर। पीठ, हय क्या होता है, घोड़ा। जिन यानी जो उस पर, घोड़े के ऊपर जीन डाला जाता है, जिस पर बैठा जाता है। तो यहां पर वो क्या कहना चाहते हैं, जीन कैसा है, लोहे का जीन है। और उनके घोड़ों की वर्णन की गई है कि जो वो उसके ऊपर भी, यानी एक तो वो खुद इतने शक्तिशाली हैं, इतने फुर्तीले हैं, उसके साथ साथ उनके साथ जो घोड़े हैं उनके खप्पर और उनके जो बैठने का स्थान है यानी जीन है, वो भी किससे सुशोभित है, उनकी पीठ पर क्या लदा हुआ है, लोहे से वो सुशोभित है। लोहे से उसको पूरा ऊपर से ढक रखा है, यानी घोड़े पर भी पूर्ण रूप से उसकी साज सज्जा की हुई है। फिरंगी, कति, पास, सुकताल, नाल। फिरंगी यानी यूरोपियन जो है, फिरंगी हम कहते हैं ना, फिरंगी हमारे देश में आ गए थे, तो वो कौन है, जो यूरोपियन लोग हैं। कत्ती होता है छुरा हम जिसको कहेंगे। पास है उनकी, सुकताल, नाल। सुकताल यानी सुंदर कलात देश की, कलात क्या है, देश का नाम है, सुंदर कलात देश की। नाल क्या होती है, नाल यानी एक ऐसा हथियार जिसके आगे नाली लगी होती है, तो वो क्या होता है, बंदूक है। तो उनके पास कलात देश की बंदूक है, फिरंगियों के समान छुरे हैं, और घोड़े भी उनके पूर्णतः सुसज्जित है। तो उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी शब्द का अर्थ भूल जाते हैं तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको साधारण देखिए। हम यहाँ शब्दों का अर्थ नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर सरल तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि उन्होंने जो अन्य देशों से समानताएं मानी है, जैसे विदेशी जो लोग हैं, चाहे वो रोहंगी है, फिरंगी हैं, हल्ब के हैं या फिर कलात देश के हैं, उन जैसी खूबियों से युक्त सैनिक यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान की सेना है उनके सामने खड़े हैं। तहां बाग बांधे मरूरी रिछोरी, घने सार समूह अरु चोर जोरी। तो यहाँ पर बाग क्या है, तहां यानी वहां पर, बाग होता है लगाम। किसकी लगाम, घोड़े की लगाम, वो रस्सी जिससे घोड़े को वश में रखा जाता है। उसका स्वार उसको रस्सी के माध्यम से निर्देश देता है, आगे जाना है, रुकना है, तेज दौड़ना है। तो यहाँ पर बांध कर, मरूरी यानी मरोड़ी देना, घुमाना, मरोड़ना। रिछोरी यानी मोतियों की लड़ी। तो उसकी जो घोड़े की लगाम है वो कैसी है, मोतियों की लड़ी से युक्त है और उसको मरोड़ कर बांधा हुआ है वहां पर। घने सार समूह, सार होता है लोहा, लोहे के समूह। अरु चोर यानी चंवर, झोरी यानी झोले यानी उनके जो लगाम है वो मोतियों से बनी हुई है। और घने हथियार, लोहे का समूह का से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, हथियार, क्योंकि लोहे से क्या बनते हैं, हथियार बनते हैं। तो बहुत सारे हथियारों से, वो लोहे के हथियारों से सुसज्जित है। और अरु यानी और, उन पर क्या है, चंवर बंधी हुई है और झोले लदे हुए हैं जिनमें सामान डाला हुआ है। वो यहाँ चंवर भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप कलगी भी लिख सकते हो कि कलगी लगे हुए जो घोड़े हैं उन पर झोले लदे हुए हैं जिनमें की सामान है। इराकी, अरबी, पट्टी, तेज, ताजी। ये घोड़े इराक के, अरब के, ताजी यानी तजाकिस्तान के।
ये घोड़े के कौन कौन सी नस्ल के यहाँ पर बताए हैं कि अलग अलग प्रजातियां हैं उसकी। तुर्की यानी तुर्की के हैं। महाबान कमान बाजी, महाबान से अभिप्राय यहाँ पर है घोड़े की प्रजाति से। यहाँ पर आपको दो अभिप्राय देखने को मिलेंगे, दो अर्थ मिलेंगे, महाबान और कम्मान। ये एक अर्थ तो इसका क्या है, घोड़े की प्रजाति है, ये दोनों ही घोड़ों की प्रजातियां हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या है, महाबान यानी बड़े बाण और कमान, उनके पास बाण और कमान जो क्या है, हथियार है। तो ये यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है, क्योंकि इन दोनों के ही शब्द के अर्थ हमें नजर आ रहे हैं। एक तो महाबाण और दूसरा क्या है, कम्मान। तो ये एक तो घोड़े की प्रजाति के लिए प्रयोग किया गया है, दूसरा हथियारों के लिए भी प्रयोग किया गया है। यानी बहुत ही तेज चलने वाले इराकी, इराक के, अरब के, तजाकिस्तान के, तुर्की के घोड़े किस नस्ल के हैं, महाबान और कम्मान। बाजी यानी घोड़े किस नस्ल के हैं, महाबान और कम्मान नस्ल के हैं। इसके साथ आप इसका अभिप्राय हथियारों से भी ले सकते हैं। इसे 80 असवार अगोल गोले, भिरे जून जेते सुतेते अमोले। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 80 यानी भयानक तरीके से, असवार यानी जो सवारी पर हैं, किस पर हैं, घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं, यानी घुड़सवार। अगेल गोले, अगेल यानी आगे, गोले यानी सेना। सबसे आगे सेना में कौन चल रहे हैं, घुड़सवार चल रहे हैं। भिरे यानी भिड़ते हैं, जैसे, जून योद्धा, तेते यानी सभी, जितने भी थे, जेते सु तेते, अमोले यानी अनमोल, अनमोले अनमोल। अर्थात कहने का भाव क्या है कि यहाँ पर पृथ्वीराज की सेना का वर्णन किया गया है कि जो घोड़े पर सवार सैनिक है वो सबसे आगे चल रहे हैं, उनमें भिड़ने वाले वीर योद्धा हैं जो सेना में सबसे अनमोल माने जाते हैं। तिने मध्य साहब सुल्तान आए, इसे रूप सो फौज वर्णाए जाए, कि इसी के बीच में कौन आ गए, साहब सुल्तान। सुल्तान कौन है, यहाँ पर मोहम्मद गोरी। इसी रूप सो फौज यानी जो सेना है, वर्णाए जाए यानी तेज गति से आगे बढ़ती हुई जा रही है। तीन घेरिए राज पृथ्वीराज, चीहा और घनघोर निशानबाज। तीन यानी उसी समय घेर लेते हैं, किसको, जो मोहम्मद गोरी सुल्तान वहां पर आते हैं, राजाओं के राजा पृथ्वीराज उसे घेर लेते हैं। और चीहों ओर यानी चारों दिशाओं में, चारों ओर घनघोर, निशान का मतलब क्या है, नगाड़े, बाज यानी बजने लगते हैं। चारों ओर घनघोर आवाज करते हुए नगाड़े बजने लगते हैं, क्योंकि विशाल सेना का वर्णन है। और इसी बीच में जब मोहम्मद शाह गोरी वहां पर आ जाते हैं, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह गोरी, तिने मध्य यानी इसी मध्य में, इसी बीच में जब मोहम्मद शाह शहाबुद्दीन गोरी वहां पर आ जाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान उसे घेर लेते हैं। और उसी समय भयंकर आवाज करने वाले नगाड़े चारों ओर बजने लगते हैं। बजिए घोर निशान रान चौहान चाह दिसी, कि बज रहे हैं, घोर यानी तेज, निशान से तात्पर्य क्या है, नगाड़े, रान से यहाँ तात्पर्य क्या है, राणा, राणा यानी राजा। राजा कौन है, राजा चौहान, पृथ्वीराज चौहान है। चारों दिशाओं में जो नगाड़े हैं, घोर नगाड़े किसके बज रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान के बज रहे हैं। सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिस, सकल यानी सारे जो सूर वीर सामंत हैं, किसके, पृथ्वीराज चौहान की सेना के, समरी यानी युद्ध में अपना बल, और जंत्र मंत्र यानी सारी तरकीबें लगा रहे हैं। तरकीब कह सकते हैं इसको, जंत्र मंत्र लगाना यानी सारी तरकीब लगाना या सारी युक्तियां लगाना। ये यहाँ लिख सकते हैं कि युक्तियां लगा रहे हैं, युक्तियां लगा रहे हैं, यानी अपने सारे तौर तरीके वो वहां पर अपना रहे हैं, किसके लिए, विजय को प्राप्त करने के लिए। उठी राज पृथ्वीराज बाग मनु लग वीर नट, और इसके बीच में अचानक से उठ पड़े यानी आ गए, उठकर, कौन, राज पृथ्वीराज। बीच में कौन आ गया यहाँ पर, क्योंकि सभी जो सूर सामंत हैं वो बहुत ही अपनी युक्तियां लगाकर अपने तौर तरीकों से युद्ध कर रहे हैं, और इसी बीच में कौन आ जाता है, राजा पृथ्वीराज आ जाते हैं।
लगाम पकड़े हुए अपने घोड़े की। मनो ऐसे लगता है, क्या लगता है? वीर नट, जैसे नट, नट कौन होता है? कलाबाजियां दिखाने वाला, कि जैसे नट अपनी कलाएं दिखाता है उसी कुशलता से पृथ्वीराज अपने घोड़े की बाग यानी लगाम पकड़कर अपनी अपनी जो युद्ध कौशल है उसका चित्रण या उसका युद्ध कौशल यहाँ पर दिखाने लगते हैं। यानी उतनी ही कुशलता से वो युद्ध करने लगते हैं जैसे कोई वीर नट अपनी कलाएं दिखाता है। कढ़त तेन मन बेग लगत, मनो बिजू छट घट। कढ़त निकालते हैं, तेन क्या होती है? तलवार। जब वो अपनी तलवार निकालते हैं तो कैसे? मन बेग, मन की गति से। मन का क्या होता है? एक पल यहां है, दूसरे ही क्षण, बिल्कुल एक सेकंड में, उस सेकंड के भी 10वें हिस्से में मन कहां से कहां पहुंच जाता है। उतनी ही तेज गति से तेन चल रही थी, यानी तलवार, तलवार चल रही थी और ऐसे लग रही थी मानो बिजू, बिजू यानी बिजली छट रही है घट यानी घटाओं में, घटा में यानी बादलों में अचानक से बिजली चमक जाती है उतनी ही तेज गति से। तो यहां पर कौन सा अलंकार आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उतनी ही तेज गति से उनकी तलवार भी चल रही थी। थकी रहे सूर कोतिक गगन रन, मगन भई सोन धर। थकी रहे सूर, जो वीर हैं वो यहाँ पर क्या है? सूर से यहाँ पर तात्पर्य सूर्य से है। थक गए हैं क्योंकि वीर तो वीरता से लड़ रहे हैं, तो वो तो थक ही नहीं सकते, वो तो अपनी पूर्ण कुशलता से कौशलता से लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर थकी रहे सूर यानी सूर्य, ये आप ध्यान में रखें। सूर्य ऐसे लगता है कि थक गए हैं। कहां पर? गगन में। तो गगन में कौन थक गया है? सूरज थके हुए प्रतीत होते हैं। रगन मगन, जो आसमान है, इन कार्यों को देखकर सूर्य थक गया है, यानी इस युद्ध के कारण सूर्य थका हुआ अनुभव कर रहा है, या ऐसे लगता है सूर्य को देखकर वो थक गया है। देखिए सूर्य थका हुआ कब लगता है? जब बीच दोपहर में भी सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती, ऐसे लगता है उसकी ऊर्जा कम हो गई है। और ऊर्जा के कम होने का कारण क्या है? युद्ध के कारण चारों ओर वातावरण में धूल का वातावरण है, यानी धूल का आवरण छा गया है। ऐसे में सूर्य थका हुआ प्रतीत होता है। गगन में रगन मगन भई सोन धरा। रगन मगन, रगन क्या है? रगन मगन यानी रंग में, रंग में मगन हो गई, डूब गई। सोन जो धरा यानी धरती है, धरती जो सुंदर धरती थी वो कैसे डूब गई? रंग में मगन हो गई। कौन से रंग में? रक्त के नवरत, नए रक्त के रंग में डूब गई हो। हर हर्षी, हर हर्षी यानी प्रत्येक जो वीर है, हर्षित कौन है? वीर है, वो हर्षित हो रहा है। जगे हुलसी, और उसमें क्या हो रहा है? उल्लास, हुलसी यानी उल्लास जग रहा है। हरेऊ रंग, हरेऊ यानी उमड़ आना, उमड़ रहा है। कैसा रंग उमड़ रहा है? नवरत बर, नवरत यानी नया रक्त, नया रक्त। बर यानी श्रेष्ठ। जो विजय पक्ष के वीर हैं या जो वीर योद्धा हैं वो हर्षित हो रहे हैं। प्रत्येक योद्धा हर्षित हो रहा है, उसमें वीरता का भाव है जो जाग चुका है और युद्ध में उल्लास करते हुए, हुलसी यानी उल्लासित होते हुए उमड़ रहा है नया रक्त उनमें। यानी वो वीर पुरुषों की जो भुजाएं हैं, ऐसे लगता है कि उसमें एक श्रेष्ठ नए रक्त का संचार हो रहा है और उसी नए रक्त के संचार के कारण वो पूर्णतः शक्ति से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वहां पर युद्ध कर रहे हैं। इसीलिए रंग में मगन हो गई है, रंग में डूब गई है जो धरती थी। किसके रंग में? लाल रंग में, रक्तिम में, रक्त या रक्त के रंग में सारी धरती डूब गई है। इतने भयंकर तरीके से वहां पर युद्ध हो रहा है। हरेऊ रंग नवरत बर भयऊ युद्ध अतिचित, कि वहां पर हरेऊ यानी उमड़ आया है नया रक्त जो कैसा है? श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ वीरों की नसों में नया रक्त जैसे उमंगे मार रहा है, यानी उनमें उत्तेजना का भाव पैदा कर रहा है और इसीलिए भयो हो गया है युद्ध अति चित्त। चित्त से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? विचित्र, कि युद्ध इतना ज्यादा विचित्र हो गया है, उसको देखकर अचंबा हो रहा है, इतना विशाल तरीके से युद्ध हो रहा है। निस बासुर, निस क्या होती है? रात,
और बासुर क्या होता है? दिन। रात और दिन समुझी न परत, समझ में ही नहीं आ रहा कि समय कौन सा है। न पड़त, नहीं पता चल रहा कि रात है या दिन है। न को हार न जीत, न ही कोई हार रहा है न ही कोई जीत पा रहा है, यानी बराबर की टक्कर है। ना ही किसी की हार हो रही है ना ही किसी की जीत हो रही है, कोई विजय हो रहा है। और चारों ओर ऐसा अंधकार में वातावरण धूल के कारण, युद्ध के कोलाहल के कारण हो गया है कि सामान्य व्यक्ति ये समझ ही नहीं पा रहा है कि रात का वातावरण है या दिन का वातावरण है। न को हार न जीत, रही न रही सुस्वर, कि ना ही कोई हार पा रहा है ना ही कोई जीत रहा है। रहिए न रही सुस्वर, रोकने पर भी न रही, नहीं रुक रहा। रहिए यानी रोकने का प्रयास करने पर भी जो सूरवीर हैं वो नहीं रुक रहे। सुस्वर यानी सूर योद्धा, जो योद्धा हैं, वीर योद्धा हैं, वो रोकने पर भी न रहिए, नहीं रोके जा रहे हैं। धर ऊपर भर परत, करत अति युद्ध महाभर। धर यानी धरती पर, ऊपर यानी ऊपर, किस पर? धर यानी धरा या धरती पर। भर परत, भरे पड़े हैं। क्या भरे पड़े हैं? तो यह धरती किससे भरी पड़ी है? भर परत यानी भरी पड़ी है। जो वीर थे, वीर युद्ध भूमि में जो मारे गए, उन वीरों से धरती भरी पड़ी है। करत अति युद्ध महाभर, कर रहे हैं युद्ध कैसा? क्रोध में महाभर, महा यानी क्रोध में भरकर युद्ध कर रहे हैं। कहो कहो कमथ, कहो मथ्य। कमथ से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि कहीं पर, कहो यानी कहीं पर, कमथ अर्थात देह, और मथ्य यानी माथा। सरल तरीके से इसको ले, माथा यानी सिर या मस्तक पड़ा है। कहीं पर उनकी जो वीर युद्ध भूमि में मारे गए हैं उनकी देह पड़ी है, कहीं उनका माथा पड़ा है। कहो कर, कहीं पर कर यानी हाथ, चरण यानी पैर, अंतुरूरी यानी आंतड़ियां पड़ी है, आंतड़ियां पड़ी है। कहीं पर उनकी आंतड़ियां पड़ी हैं, कहीं उनके हाथ पड़े हैं, कहीं उनके पैर यानी शारीरिक अंग कटे फटे पड़े हैं युद्ध भूमि में। कहो कंध बह तेग, कहीं पर किसी के कंधे के ऊपर से तेग यानी तलवार अचानक से निकल जाती है। बह यानी बह जाती है, निकल जाती है। कहो सिर जुटी फुटी उर, और कहीं पर जो सिर है जुटी फुटी यानी टूट फूट रहे हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि सब एक दूसरे को बहुत ही तेजी से मारकाट कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। कहो दंत मत है सुर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। श से अभिप्राय यहाँ ज्यादातर क्या है? ख से है। खुर, खुपरी। तो कहीं पर दांत, किसके दांत? हाथी के दांत। मंत यानी हाथी के लंबे दांत कहीं पड़े हैं। हे यानी घोड़े के खुर और खोपड़ी पड़ी हुई है। युद्ध भूमि का भयानक चित्रण किया गया है। कुंभ, कुंभ यानी सिर, माथा किसका पड़ा है? हाथी का। भ्रुसुंड है यानी सूंड पड़े हैं। रुंड सब, कि सब जगह हाथी के भी जो अंग है, कहीं पर हाथी का सूंड है, कहीं पर हाथी का सिर है, और कहीं पर हाथी की जो धड़ है वो कटी हुई पड़ी है। हिंदवान रान भयभान मुख, हिंदुओं के रान यानी राणा, राणा यानी राजा, उनका मुख कैसा है? भय भान, भान यानी जैसे भानु के समान चमक उठा है, तेजस्वी हो गया है। गहिये तेग चहुआन जब, और ऐसा तेजस्वी कब हुआ? जब उन्होंने ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? तेग यानी तलवार, तलवार जब चौहान राजा ने, चौहान राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान ने जब अपने हाथ में तलवार को ग्रहण किया तो उनका मुख कैसा हो गया? तेजवान हो गया, तेजस्वी हो गया। तो यहाँ पर युद्ध का भयानक चित्रण किया गया है। इसके साथ साथ पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा गया है कि वो कैसे युद्ध भूमि में कैसे तेजस्वी या तेजवान राजा की तरह वो युद्ध कर रहे हैं। आगे है गही तेग चहुआन हिंदवान रान। गही यानी ग्रहण कर ली, पकड़ ली। तेग तलवार, चौहानों के राजा, हिंदुओं के राणा यानी चौहान राजा। चौहान जो हिंदू राजा है वो कौन है?
राणा यानी पृथ्वीराज चौहान है। गज जूथ परिकोपी केहरी समान। गज यानी हाथी। अगर बात करें तो हाथियों के जूथ क्या होता है? समूह में। यहां पर करें हाथियों का जो समूह है, हाथियों के समूह में प्रकोप करने लगे। प्रकोप करने लगे यानी हमला कर दिया। केहरी, केहरी क्या होता है? शेर के समान। शेर के समान, जैसे जंगल में हाथियों के समूह पर अचानक से शेर हमला कर देता है, ऐसे ही शत्रुओं की सेना पर पृथ्वीराज चौहान ने भी आक्रमण कर दिया। करे रुंड मुंड करी कुंभ फारे। कर दिया रुंड मुंड, जो सैनिक थे उनके साथ कैसे युद्ध कर रहे थे? उनके शत्रुओं के धड़ और सिर। रुंड क्या, मुंड क्या है? सिर, और रुंड क्या है? धड़। कर दिए, क्या कर दिए? अलग अलग। करी यानी हाथी के कुंभ फारे, हाथी का सिर काट डाला या उसके जो मस्तिष्क है उसको फाड़ दिया। बर सूर सामंत, बर यानी श्रेष्ठ, बर से अभिप्राय यहां पर क्या है? श्रेष्ठ। सूर सामंत हुंकार गर्ज मारे, वो हुंकार करने लगे, गर्जना करने लगे। और गर्जना करके क्या कर रहे थे? युद्धों में गर्जना करते हुए वो दिखाई दे रहे थे, या गर्जना करते करते शत्रुओं पर वो प्रहार कर रहे थे। कौन? जो सूर सामंत है, पृथ्वीराज चौहान के जो वीर सामंत है, हुंकार मारकर गर्जना करते हुए वो किसको मार रहे थे? शत्रु सेना का संहार कर रहे थे, या शत्रु सेना को वो मार रहे थे। करी चीह चिक्कार करी कल्प भगे, मंद तजिए लाज उमंग मग्गे। क्या कह रहे हैं आगे? करी, करी यानी हाथी। ची से मतलब चित्कार, चिक्कार। हाथी जोर जोर से क्या है? चिंघाड़ने लगे। करी कल्प भगे, वो जो चीख रहे थे या चिक्कार कर रहे थे, चिंघाड़ रहे थे। क्यों चिंघाड़ रहे थे? क्योंकि उनकी जो करी यानी सूंड थी, सूंड काट दी गई थी। सूंड काटने के कारण, कल्प यानी कटे हुए, भाग रहे थे। हाथियों की सूंड काट दी गई थी, इसीलिए वो चिंघाड़ मारते हुए भाग रहे थे। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो करी शब्द है इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो करते हुए और दूसरा क्या है? सूंड। तो यहां कौन सा अलंकार आएगा? यहां पर श्लेष अलंकार आएगा, ये आप ध्यान में रखें। मंद तजिए लाज उमंग मग्गे, कि मद में आकर, तजिए त्याग कर, लाज लज्जा, उमग यानी मार्ग में, भगे भागे जा रहे थे। और वो कैसे? अपने मद में, अपने ही उस जो उनके साथ व्यवहार किया गया था उसी के कारण अपने ही मद को, अपनी लज्जा को, लज्जा का भाव क्या है? कि युद्ध से भागना एक वीर के लिए लज्जा का भाव है। वो अगर भागता है तो इसका मतलब उसे लज्जा का अनुभव होना चाहिए, लेकिन ये उस लज्जा का त्याग करके वहां से युद्ध भूमि से भागे जा रहे थे। दोरी गज अंध चौहान केरो, दौड़ रहा था गज, गज यानी हाथी, अंधा होकर, किसका? चौहान का। केरो यानी चौहान का जो हाथी है वो अंधा होकर दौड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो शत्रु सेना को तहस नहस कर देना चाहता था। घेरिए गिरदे चीहों चक फेरो, और घेर लिया था उसने। चारों ओर क्या था? गर्द उठ रही थी। गर्द यानी धूल, चीहों चारों ओर, चक चक्कर, चक्कर, फेरो यानी लगाना, चक्कर लगा रहा था। किसके चारों ओर? मद में अंधा जो पृथ्वीराज का हाथी है वो शत्रुओं के पीछे दौड़ रहा था, और वो वहां पर क्या कर रहा था? दौड़ दौड़ कर वो चक्कर लगा रहा था। इसलिए चारों ओर क्या उड़ रही थी? गर्द उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी, जिससे कि वातावरण कैसा हो गया था? उसमें किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर रात्रि जैसा वातावरण बन गया था। गिरद उड़ी भोन अंधार रैन गई, यानी गिरद उड़ी या अर्थात मतलब यहां पर क्या है कि धूल उड़ी, और धूल के उड़ने से चारों ओर क्या हो गया था? जो
यहाँ आएगा भान। भान यानी सूर्य। ये क्या है? भान अंधकार। भान यानी सूर्य। सूर्य किस में डूब गया? अंधकार में डूब गया। और ऐसे लग रहा था रैन रात्रि हो गई है, कि उन हाथियों के कारण जो धूल उड़ रही थी, गिरद यानी धूल उड़ रही थी, और भान यानी सूर्य अंधकार में डूब गया और चारों ओर रात्रि जैसा वातावरण बन गया। सूझी सुझ नहीं मज्जी नैन। सूझी सुझ भी, कुछ भी सुधी नहीं थी, सूझ नहीं रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। मज्जी यानी माध्यम से, किसके माध्यम से? नेत्रों के माध्यम से। नैन यानी नेत्र, तो नेत्रों के माध्यम से कुछ भी सूझ नहीं रहा था, कुछ भी सुध नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर नाए कम्मान पृथ्वीराज राजै। सिर नवा लिया था किसकी कम्मान के आगे? पृथ्वीराज राजा के आगे। किसने नवा लिया था यहाँ पर? जो सुल्तान थे। सुल्तान कौन? मोहम्मद गोरी। सुल्तान मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज राजा, राजाओं के राजा पृथ्वीराज की कमान के सामने अपना सिर नाए, सिर झुका दिया था, अर्थात वो उसने हार स्वीकार कर ली। पकड़िए शाह जिमी कुली लग बाज। पकड़ लिया था किसको? शाह को। शाह यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। जिमी यानी जैसे, किसको पकड़ते हैं? कुली लग। कुली लग होती है चिड़िया। चिड़िया को कौन पकड़ लेता है? बाज पकड़ लेता है। जैसे बाज चिड़िया को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से किसने पकड़ लिया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद शाह गोरी को पकड़ लिया था। तो यहाँ पर चिड़िया कौन है? मोहम्मद शाह गोरी है। और बाज कौन है? यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है। तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। पूर्णोपमा अलंकार, अलंकार आप यहाँ पर कह सकते हैं, पूर्णोपमा अलंकार है। और पृथ्वीराज राजे में क्या, कौन सा पद यहाँ पर बन रहा है? कौन सा अलंकार है? सभंग पद यमक अलंकार यहाँ पर बन रहा है, ये याद रखें आप। यहाँ पर सभंग पद यमक अलंकार है। ले चलियो सिताबी करी फारी फौज, परे मीर से पंच तह शेत चोंच। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज चौहान ने किसको पकड़ लिया है? राजा को पकड़ लिया है। और उसके बाद का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि ले चलियो, सिताबी का मतलब क्या है? शीघ्रता से। करी कर, फारी फाड़ कर या चीर कर फौज को। तो शीघ्रता से फौज को वहां से खदेड़ कर, फौज को बीच में से फाड़ी यानी चीर कर शीघ्रता से ले चले। किसको? सुल्तान को। परे मीर से पंच तह खेत चोंच। पड़े हैं मीर, मीर यानी जो सुल्तान थे। और कितने पड़े हैं? पंच, सै पंच। सै पंच का मतलब क्या है? सै यानी 100 और 5 यानी 500। तो 500 जो मीर थे वो वहां पर मरे पड़े थे। चोंज यानी चुने हुए। ये किसकी सेना के थे? ये सुल्तान की सेना के। रण क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? रण क्षेत्र में सुल्तान की सेना के 500 चुने हुए या 500 जो अनमोल वीर थे, उनके शरीर वहां गिरे पड़े थे, शव वहां गिरे पड़े थे। रंजपुत 50 जुने अमोर। अमोर यानी अनमोल, अनमोल, अनमोल चुने हुए 50 रंजपुत राजपूतों के भी वहां पर शव पड़े थे, जो अनमोल पृथ्वीराज की सेना के अनमोल जो जुने योद्धा थे, अनमोल योद्धाओं के वो कितने थे? 50 थे। वो भी वीर गति को, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। बजे जीत के नद, और जैसे युद्ध समाप्त हुआ, जीत के नद यानी नगाड़े, निशोन घोर नगाड़े बजने लगे। नाद और नगाड़े, नद या यहाँ सीधा कह सकते हैं कि वाद्य यंत्र बजने लगे। जो जीत के युद्ध भूमि में वाद्य यंत्र होते हैं वो सब घोर ध्वनि के साथ बजने लगे, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने विजय को प्राप्त किया। जीती भई पृथ्वीराज की पकड़ी साले संग, और जीत हो गई। किसकी जीत हो गई? पृथ्वीराज चौहान की। पकड़ी पकड़ लिया। शाह कौन है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। और ले चले उसको अपने संग, अपने साथ। क्यों? क्योंकि विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। और उन्होंने किसको पकड़ लिया? सुल्तान मोहम्मद गोरी को पकड़ लिया। दिल्ली दिसी मार्गी
लगो उतरी घाट गिरी गंग। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली दिसी मार्गी, और वो दिल्ली की दिशा में जो मार्ग है उधर चल पड़े। और कहां से? उतरी, उतर कर, घाट, गिरी गंग, गंग यानी गंगा के घाट। और गंगा का घाट कौन सा है? घाट यानी मार्ग जो गंगा के पास है, वो पहाड़ी जो गंगा का मार्ग था, गंगा के गिरी यानी पहाड़ पर जो घाट है उससे उतरकर, उतरी गंगा के पर्वतों से युक्त जो घाट है उससे उतरकर कहां चल पड़े? दिसी मार्गी, दिल्ली दिशा में जो मार्ग है उधर वो चल पड़े। किसको लेकर? साथ में किसको लिया? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को लिया। बरी गोरी पद्मावती, गही गोरी सुल्तान। बरी, बरी का मतलब होता है वर्ण किया। वर्ण किया, किसका वर्ण किया? गोरी का। गोरी कौन है? पद्मावती का। वर्ण किया, हरण किया, उसे अपना लिया। गही, गही का मतलब है यहां पर क्या है? पकड़ना। किसको पकड़ लिया? मोहम्मद गोरी, सुल्तान जो मोहम्मद गोरी था उसको पकड़ लिया। तो देखिए यहाँ इस एक गोरी का अर्थ है पद्मावती और दूसरी गोरी का अर्थ है मोहम्मद गोरी। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। नगर, निकट नगर दिल्ली गए, चतुर्भुजा चहुआन। दिल्ली नगर के निकट जो चतुर्भुजा मंदिर था वहां पर, चतुर्भुजा यहाँ पर किसको माना गया है? शिव मंदिर को माना गया है। शिव मंदिर, वहां पर चौहान राजा पहुंच गए। किसको लेकर? पद्मावती को वरण करके, पद्मावती को अपनाकर उसको लेकर गए, और साथ ही गोरी जो सुल्तान मोहम्मद गोरी था उसको पकड़ लिया। और उसके बाद कहां पर गए? दिल्ली नगर के निकट जो शिव मंदिर था वहां पर चौहान राजा पहुंचे। बिली विप्र सोधे लगन, सुध धरी परठिए। बिली यानी बुलाया। किसको बुलाया? विप्र, विप्र क्या होता है? ब्राह्मण को, ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण को सोधे यानी उसको बुलाना, उसकी सुध लेना। लगन सुध घड़ी परठिए, किसके लिए बुलाया? लगन की शुद्ध घड़ी निश्चित करने के लिए। परठिए यानी निश्चित करने के लिए या निकालने के लिए, कि वो बताए कि शुद्ध घड़ी कौन सी है या अच्छी घड़ी कौन सी है। किसकी अच्छी घड़ी? लगन की अच्छी घड़ी कौन सी है। किसको बुला लिया गया? ब्राह्मण देव को बुला लिया गया। हर बांसे मंडप बनाए। हर यानी हरे बांसों से मंडप बनाया गया। मंडप यानी विवाह मंडप बनाया गया। करी भांवरी गंठिया, और कर लिया गंठिया यानी गांठ लगा दी। किसकी? भंवरी की, यानी फेरे लेने के लिए जो गांठ बनाई जाती है वो गांठ बना दी। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर फेरे लेने के लिए भंवरी का गठन किया गया। ब्रह्म वेद उच्चरिही होम, चोरी जू प्रति वर। ब्रह्म यानी ब्राह्मण है यहाँ, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म यानी ब्राह्मण वेदों का उच्चारण करने लगे। होम होने लगा। होम किस लिए हो रहा है? होम कहां पर हो रहा है? चोरी यानी वेदी बनाकर। होम की वेदी में हवन होने लगा, जो वेदी उन्होंने बनाई थी। जू प्रीति प्रति वर, किस लिए? वर के लिए। तो यहाँ पर वर के लिए या श्रेष्ठ दूल्हे की प्राप्ति के लिए वर यहाँ पर कौन है? वर या श्रेष्ठ के साथ साथ दूल्हे के लिए भी है, दूल्हा। तो वर यानी श्रेष्ठ दूल्हे की प्राप्ति के लिए वहां वेदी तैयार की गई और उसमें होम होने लगा। और होम में मंत्रों का उच्चारण किसके द्वारा किया जा रहा था? ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा था। पद्मावती दुल्हन अनूप, पद्मावती बहुत सुंदर दुल्हन के रूप में थी। दूल्हे पृथ्वीराज नर, और मानव रूप में पृथ्वीराज बहुत ही सुंदर दूल्हे के रूप में वहां पर विराजमान थे। डड्यो सा शहाबदी, अठ सहस है वर सुबर। डड्यो, डड्यो से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? दंडित किया, दंड दिया। क्या दंड दिया? किसको दिया? शाह यानी सुल्तान शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो सुल्तान थे उनको दंडित किया गया। क्या दंड दिया गया? अठ सहस, यानी सहस का मतलब क्या होता है? हजार। और कितने? अठ यानी 8,000। कितने हजार? 8,000। है का मतलब क्या है? घोड़े। 8,000 घोड़े जो वर यानी श्रेष्ठ और सुंदर
8,000 घोड़े उससे लिए गए। दंड उसे दिया गया कि वो 8,000 अच्छी प्रजाति के घोड़े किसको देगा? पृथ्वीराज चौहान को देगा। दे दान मान शट भेष को चढ़े राज दुग्गा हुजर। तो यहां पर क्या है कि देकर दान मान किसको दिया? शट भेष, 6 प्रकार की जो याचक जातियां मानी गई है, याचक यानी जो मांगने वाली या जो गरीब जातियां मानी गई है, उन 6 जातियों को, शट का मतलब क्या है? 6। तो यहां पर आप मान सकते हैं कि 6 याचक जो जातियां हैं, उन जातियों के लोगों को दान और मान देकर यानी वहां पर भेंट देकर वो चढ़े। कौन? राजा दुग, राजा हुजर यानी जो राजा थे हजूर या राजा, वो कहाँ चले गए? राजा दुर्ग की ओर चले गए यानी अपने महल की ओर चले गए। चदिये राज पृथ्वीराज छाड़ी साहबदीन सुर। त्रिपत सूर सामंत बजत निशान गजत धूर। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर क्या है? चढ़िए राज पृथ्वीराज कि चढ़ गए राजा पृथ्वीराज। कहाँ चढ़ गए? अपने दुर्ग में, अपने गढ़ में, अपने महल में। छाड़ी छोड़कर साहबुद्दीन सुर यानी जो श्रेष्ठ या सुल्तान कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने देश के राजा थे, गजनी के राजा हैं। तो राजा शहाबुद्दीन को छोड़कर पृथ्वीराज चौहान अपने दुर्ग में चले गए। त्रिपत सूर सामंत बजत। त्रिपत का मतलब यहाँ क्या है? तृप्त हो गए। तृप्त हो गए यानी संतुष्ट हो गए। जो सूर सामंत थे पृथ्वीराज चौहान की सेना में, वो सब संतुष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। पद्मावती से राजा का विवाह हो गया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को सजा देकर, दंड देकर उसे छोड़ दिया गया। इस सभी घटना से जो सूर सामंत थे पृथ्वीराज चौहान की सेना में, वो सब तृप्त हो गए। बजने लगे निशान गजत धूर, गर्जना करते हुए। निशान का मतलब क्या है? नगाड़े गर्जना करते हुए, धूर यानी जोर जोर से बजने लगे। चंद बदनी मृग नयनी। चंद बदनी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? चंद्रमा के समान मुख वाली, बदनी यानी मुख वाली, मृग के समान नैनों वाली, कलश ले सिर सम्मुख जुस के से तात्पर्य यहाँ क्या है? सुंदर, कि सुंदर सिर पर सम्मुख यानी सामने सुंदर कलश लेकर जो वहां महल की स्त्रियां हैं वो स्वागत में पहुंच जाती हैं। और वो कैसी है? सुंदर मुख वाली है, उनके नेत्र कैसे हैं? मृग के समान है। और वो अपने सिर पर कलश लेकर, जल का कलश लेकर, वो सुंदर तरीके से अब उनके सामने आ जाती है स्वागत करने के लिए। सन्मश यानी सामने। कनक थार, कनक क्या है? सोने का थार यानी थाल है, आरती के लिए बनाया है। और मोतियन बंधाए मुस, मोतियन मुख के सामने, यहाँ मुस से तात्पर्य क्या है? मुख है। और मुख के सामने जो थाल है वो कैसा है? मोतियों से भरा हुआ थाल है, जो आरती के लिए उनके सामने, उनके सम्मुख, उनके मुख के सामने लाया गया है। और वो कैसा थाल है? सोने का थाल है। मंडल मयंक बर नारी सब आनंद कंठ है गाइए। मयंक यानी चंद्रमा के समान, मंडल यानी चांदनी, बर नारी, बर यानी श्रेष्ठ नारी, सब आनंद से, आनंदमय होकर। तो यहाँ पर क्या कहने का भाव क्या है कि वो नारियां कैसी हैं? उनका मुख चंद्रमा की चांदनी के समान वो सुंदर हैं। और वो आनंदित होकर अपने कंठ से क्या गा रही हैं? मंगल गान गा रही हैं। डोरत चंवर, डुला रही हैं। चंवर यानी जो हाथ में चंवर होती है। कौन? किंकर, किंकर क्या होता है? सेवक, कीकर यानी सेवक करही। चंवर कौन डोला रहा है? डोरत यानी डोलना। कौन डोलाता है चंवर? डोलना या डुलाना। चंवर एक तरह के हवा देने के लिए, इसको पंखा कह सकते हैं, जो कि पहले हाथ से चलाया जाता था। चंवर की जा रही है, चंवर डुलाया जा रहा है। किसके द्वारा? सेवक के द्वारा। करही कर रहे हैं। मुकुट शीश, और राजा के सिर पर मुकुट तिक जूदिए, मुकुट उनके सिर पर रखा गया है या सजाया
गया है। किसके सिर पर? राजा पृथ्वीराज चौहान के सिर पर। तो सरल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से इसे करें। देखिए यहां से थोड़ा दोबारा देख लेते हैं कि राजा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद शाह गोरी को उन्होंने छोड़ दिया है और वो कहाँ चले गए हैं? अपने महल में आ गए हैं। उनके इस प्रकार के निर्णय से या कार्य से जो उनके सूर सामंत है सब तृप्त हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं। महल में चारों ओर नगाड़े बज रहे हैं। चांद जैसे सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्रों वाली जो स्त्रियां हैं महल की, वो अपने सिर पर जल का कलश लेकर, सुंदर कलश लेकर स्वागत करने के लिए पृथ्वीराज चौहान का, वो उनके सामने आ गई हैं। उनके हाथ में सोने का थाल है जो आरती के लिए है और वो मोतियों से भरा हुआ सुंदर थाल है। उनके चेहरे चांदनी, चंद्रमा की चांदनी के समान चमक रहे हैं और सभी जो नारियां हैं, सभी श्रेष्ठ यानी सुंदर नारियां आनंद गायन कर रही हैं, अपने कंठ से आनंद गान कर रही है यानी मंगल गान कर रही हैं। जो सेवक है वो चंवर डुला रहा है और पृथ्वीराज चौहान जो अपने सिंहासन पर बैठे हैं उनके सिर पर तिक यानी उनके सिर पर मुकुट सुशोभित हो रहा है, सजा दिया गया है। चढ़े राज दुग्गह नृपति सुमत राज पृथ्वीराज। दुग्गह यानी अपने दुर्ग में चढ़ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। नृपति यानी राजा, नरों के राजा या मानव के राजा। सुमत से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? सुमति वाले यानी अच्छी बुद्धि वाले। सुमत, मत यानी मति, तो सु यानी अच्छी, मति यानी बुद्धि वाले राज पृथ्वीराज जो है अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं, अपने दुर्ग में चले गए हैं। अति अमंद आनंद में हिंदुआन सिर ताज। अमंद, अति यानी बहुत ज्यादा, अमंद मंद न होने वाला, अ यानी न नहीं यानी कभी समाप्त न होने वाला, कभी खत्म न होने वाला, समाप्त न होने वाला आनंद से जो हिंदुओं के सिर के ताज हैं पृथ्वीराज चौहान अपने महल में अपने सिंहासन पर विराजमान है और चारों तरफ ऐसा आनंद है जो कभी भी समाप्त होने वाला आनंद नहीं है, अर्थात ये आनंद कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा आनंद चारों ओर फैला हुआ है। और हिंदुओं के सिर के ताज कौन है? पृथ्वीराज चौहान अपने सिंहासन पर अपनी सत्ता में फिर से विराजमान हो गए हैं। तो इस तरह से जो हमारा पद्मावती खंड था वो पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ कि सभी जो व्याख्या है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इससे संबंधित आप कोई जानकारी चाहते हैं, आपके मन में कोई शंका है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।